अगर आप लोग ये गलतियां कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं और ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। ये आपके बहुत काम की चीज है। आप लोगों को लगता है कि हमारा तलाक हो गया है, पत्नी अलग हो गई, हम अलग हो गए, लेकिन सीआरपीसी 125 जो है ना वो स्पष्ट करता है कि पत्नी के अंदर वो पत्नी भी आती है जिनका तलाक हो गया हो लेकिन उसने दूसरी शादी ना की हो। यानी कि तलाक के बावजूद भी वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। अगर आपका कोई भी मेंटेनेंस का आदेश अगर पारित हुआ है, वो मेंटेनेंस का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि आप ये सिद्ध ना कर दें कि उसने दूसरी शादी कर ली है। और ये सिद्ध करना बहुत मुसीबत भरा काम होता है। तो आज इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। और ऐसे कई सारे ऐसे मामले मेरे पास में आए हैं जिनमें कि लोगों की तलाक हो गए हैं और दूसरी शादियां कर ली, पतियों ने भी कर ली, पत्नियों ने भी कर ली, लेकिन पत्नियों ने अपनी शादी छिपा ली और मेंटेनेंस का आदेश एग्जीक्यूट करवा दिया। आगे अपने वीडियो में बताएंगे कि तलाक जब आप म्यूचुअल में लेते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस उसमें सामने रखनी चाहिए जिससे कि आपको आगे चल के कोई समस्या पैदा ना हो। बाकी का आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। आपकी छोटी सी गलती जो है ना वो आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है। जितना मेंटेनेंस का केस जो है ना हम लोग हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि अरे ठीक है, समरी ट्रायल है, कुछ नहीं होगा, बहुत से लोग सलाह देते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि जब भी आपका पहला सम्मान आए उसको आप जरूर लो, क्योंकि जब भी कोई आदेश आपके खिलाफ में होगा, चाहे इंटरिम हो या फाइनल हो, वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा। तो आपके डिले करने से आपकी एक लीगल रेमेडी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। कौन सी? जो सम्मन आपके खिलाफ में जारी किए गए हैं और आपको पता है कि आपकी पत्नी ने जो आपकी इनकम दिखाई है, आपकी प्रॉपर्टी दिखाई है, ये सारी चीजें दिखाई हैं, ये झूठी दिखाई हैं। कुछ तथ्य उसमें ऐसे झूठे दिखाए गए हैं। 498A का आपका ट्रायल चल रहा है, पुलिस जांच चल रही है, उसके बावजूद भी ये सारे कंटेंट दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं। आपके खिलाफ में एक मेंटेनेंस का आदेश हो गया और मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद में वो 4 साल बाद एग्जीक्यूट कराया जाता है। पीछे की जो रिकवरी है वो भी वसूल की जाती है और जो करंट में चल रही है वो भी वसूल की जाती है। सबका इकट्ठा एक एजुकेशन फाइल कर दिया जाता है। टोटल अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है जो हावी हो जाता है पति के ऊपर। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है कि आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, अदालत को भी पता है, आपकी पत्नी को भी पता है ये चीज, लेकिन क्या होता है कि आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी हो जाते हैं, पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाती है। आप मिले तो ठीक है, आप नहीं मिले तो आपके घर वालों को परेशान करती है, आपके भाई बंधुओं को थाने ले जाती है, बिठा लेती है, एक दबाव क्रिएट करती है। जब आप देखते हैं कि हमारे घर वालों को थाने में बिठा लिया गया, परेशान किया गया, तो आपके घर वाले जो हैं वो पैसा जमा कर देते हैं। लेकिन पुलिस जो पैसा लेती है ना वो आपके नाम से लेती है और आपके नाम से लेके अदालत में आपके नाम से ही जमा कर दी जाती है। जबकि आप अदालत में ये चीज कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम नौकरी सर्च कर रहे हैं। आपके परिवार वालों से पुलिस ने पैसा लिया और आपके नाम से पैसा लिया और अदालत में जाके आपके नाम से ही वो पैसा जमा करवा दिया। तो सबसे पहले अगर इस तरीके की अगर स्थिति अगर पैदा हुई है तो कैसे कार्रवाई करें, ये हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। और बाकी आपके केस की स्थिति क्या है, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे पास आया था। उस मामले में क्या हुआ था कि पति बेरोजगार था और पुलिस जो थी वो दबिश देने चली गई और भाई को उठा लिया। घर वालों ने घबराकर वो मेंटेनेंस का अमाउंट जो था वो जमा कर दिया, पुलिस को दे दिया। पुलिस ने क्या किया कि उस पति के नाम से वो पैसा लिया और अदालत में जमा कर दिया और पत्नी आई, वो पैसा लेके चली गई रिकॉर्ड पर। तो अदालत ने माना कि ये जानबूझकर ये पैसा नहीं दे रहा है
और ये पैसे देने से बच रहा था, ये पत्नी को भी नहीं रख रहा है, पैसे देने से भी बच रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी दावे में लिखा जाता तो ये लिखा जाता है कि साहब ये हमारा भरण पोषण नहीं कर रहा है, हमारी देख रेख नहीं कर रहा है, हमें घर से निकाल दिया। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट होता है और इसका कटाक्ष होना बहुत जरूरी है। जो आखिरी में जो मेंटेनेंस जो बनता है ना, वो इसी पॉइंट पे बनता है। तो अदालत के दिमाग में ये जाता है कि आपके पास पैसा है और आप जानबूझकर पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदालत को ये कौन बताने वाला है कि ये पैसा हमने नहीं, हमारे परिवार वालों ने जमा किया है और उन परिवार वालों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, थाने में बिठा लिया था, रात में दबिश दी थी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके संबंध में हम आपको आगे बताएंगे। तो ऐसी अगर चीजें हुई हैं, और ये जो मेंटेनेंस की जो रिकवरी है ना, ये आजीवन चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज हमने रिकवरी अगर दे दी तो आगे की वसूली के लिए वसूली वारंट नहीं निकलेंगे। आप आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे घूमती रहेगी। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति अगर पैदा हुई है और आप परेशान हैं, मेंटेनेंस से परेशान हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और